जय हिंद प्रिय साथियों। नमस्कार, आप सबों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर में। जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को चैप्टर 1 जो फिजिक्स का है, पॉलिटेक्निक का मापन, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं, उसी को आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपको बता दिया जाए कि फिजिक्स में टोटल कितने आपके चैप्टर हैं पॉलिटेक्निक के लिए। तो टोटल 24 चैप्टर हैं जो कि इस चैनल पे आपको डेली डाले जाएंगे एक एक चैप्टर। तो आज फर्स्ट चैप्टर डाला जा रहा है, तो कृपया कर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि इस चैप्टर से जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। और इसके अलावा इसके प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं वो भी इस चैप्टर में बताया जाएगा, यानी कि वन शॉट रिवीजन है, या कह सकते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं कि चैप्टर 1 का जो नाम है मापन, जिसे इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं, वो होता क्या। तो देखिए, मापन किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। फिर से समझिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। जैसे आपको मापना है चीनी, तो चीनी को मापने के लिए केजी में मापते हैं ना, बोलते हैं ना कि 1 केजी चीनी दे दीजिए। तो ये सब क्या है, मानक है बाबू। 1 केजी 2 केजी, ये सब क्या है, मानक है। इसी मानक जो है ना, इसी के माध्यम से हम लोग मापन करते हैं। ठीक, आप समझिए किसी भी भौतिक राशि का मापन जो है वो निम्न 2 भागों में होते हैं। सबसे पहला होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। जैसे 2 केजी बोले तो 2 केजी में 2 आंकिक मान हुआ, केजी मात्रक हुआ। तो आंकिक मान क्या हुआ, संख्याओं द्वारा जो प्रदर्शित मान है या परिमाण है उसको प्रदर्शित करने वाला जो है उसी को क्या कहते हैं, आंकिक मान। जैसे 2 केजी में 2 क्या है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब दूसरा है मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपको भी बताएं कि जैसे चीनी को मापने के लिए हमको मानक माप की आवश्यकता, केजी की आवश्यकता हुई, तो केजी क्या है, एक मात्रक है। ठीक, इसी मानक माप को उस राशि का क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब दोनों समझ गए होंगे, मैं कंफर्म हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एंट्रेंस एग्जाम में आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि भौतिक राशि का आंकिक मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपसे डायरेक्ट क्या पूछेगा कि भौतिक राशि का आंकिक मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो क्या ऑप्शन में मारिएगा, उसके मात्रक के। किसके, उसके मात्रक के, भौतिक राशि के मात्रक के। ठीक, अब देखिए अगला जो टॉपिक है आपका है राशियां तथा मात्रक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटीज एंड यूनिट। ओके, तो अब समझिए कि राशियां और मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है मूल राशि, जिसे मूल मात्रक भी कहते हैं। राशियां जो, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हो, यानी फ्री है, इसको कोई रोक ठोक नहीं है, ये कोई भी इस पर दबाव नहीं बना सकता, यानी कि यह स्वतंत्र। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। मूल राशि की जो संख्या है वो 7 है, जो इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये इससे हर बार प्रश्न, एक न एक प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कृपया कर इसे अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, मूल राशियां टोटल कितने हैं, 7 हैं, और इसके मात्रक भी होंगे, उसके संकेताक्षर भी हैं। तो सभी को देखिए। सबसे पहला है लंबाई। तो लंबाई का जो मूल राशि है लंबाई, इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और इसको हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, तो एम से। ठीक, उसी तरह दूसरा होता है जो द्रव्यमान या सहत्ती, उसी को कहते हैं। ठीक ना, सहत्ती माने होता है वजन या द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। इसे किस चीज़ से सूचित करते हैं, केजी से। तीसरा आपका होता है समय। इसको हम, इसका जो मूल मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, और इसे एस से या एस ई सी से भी कभी कभी सूचित करते हैं। ठीक, चौथा ताप। तो ताप का जो मूल मात्रक है वो है केल्विन है, जिसे हम के से सूचित करते हैं। ठीक, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। उसी तरह छठा जो आपका है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडेला है, जिसे हम सी डी से सूचित करते हैं। उसी तरह 7वां जो मूल राशियाँ हैं वो हैं पदार्थ के द्रव्यमान, जिसका जो मूल मात्रक होता है वो है मोल, और इसे हम किस चीज़ से सूचित करते हैं, MOL से। ठीक, तो ये थे आपके मूल मात्रक, ये सभी 7। इसमें से हर बार एक न एक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम। दूसरा समझिए पूरक राशियां तथा मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए, पूरक राशियां जो होता है तलीय कोण तथा घन कोण,
एक पूरक राशि कहलाता है। इसी दोनों कोण क्या कहलाता है? पूरक राशि। अब घन कोण, तलीय कोण, इसका मात्रक भी जान लीजिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आपसे इसके मात्रक ही पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि तलीय कोण या समतल कोण का मात्रक क्या होता है, तो आपको रेडियन बताना है। अगर घन कोण के पूछ दे तो आपको स्टेरेडियन बताना है। क्या बताना है? स्टेरेडियन। जैसा कि आपको लिखा भी यहाँ पे दिखा रहा होगा कि इनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन होते हैं। क्या होते हैं? रेडियन तथा स्टेरेडियन। अब समझिए कि तल कोण को, जो तल कोण है उसको हम, जो उनके निम्न भाग है उसको किस चीज़ से सूचित करते हैं? तो जैसा कि आपको हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, देखिए तल कोण के जो कोण होते हैं उसे हम थीटा से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? थीटा से। त्रिज्या यहाँ से यहाँ है, उसे आर से सूचित करेंगे। चाप को डेल्टा एल से सूचित करेंगे, ठीक। तल कोण को थीटा से, और थीटा बराबर जो होता है, यानी तल कोण बराबर होता है, सूत्र क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। यानी चाप क्या है? डेल्टा एल, और त्रिज्या क्या है? आर, ठीक। अब देखिए घन कोण को, तो घन कोण का जो है, घन कोण में भी डेल्टा एस बराबर तल का क्षेत्रफल होता है, और जो आपको ये दिख रहा है जो R1 R2, ये दो त्रिज्याएं हैं इनकी, और थीटा तो अभी बताएं कि घन कोण के ये सब हैं। घन कोण है थीटा। घन कोण को हम ओमेगा से भी सूचित करते हैं, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक। अब समझिएगा व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती है। क्या? मूल राशि की सहायता से प्राप्त होती है, यानी कि इसको एक दूसरे साथी की भी आवश्यकता पड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि बात करें दाब, चाल, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब किसके हैं? व्युत्पन्न राशि के उदाहरण। अब आपसे एंट्रेंस एग्जाम में कैसे इससे प्रश्न पूछेंगे कि निम्न में से कौन व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ऑप्शन दे देगा दाब, ए में, बी में दे देगा चाल, सी में दे देगा दोनों, डी में दे देगा नन, यानी कोई नहीं। तो आपको क्या मारना है? सी ऑप्शन मारना है, यानी दाब और चाल दोनों हो जाएगा। अब देखिए नोट में आपको लिखना है, ये सब नोट जो है ना, इसी से प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट बने। पूछ देगा कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूसरा नोट, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुणे 10⁻13 किलोमीटर में। अगर किलोमीटर में ऑप्शन रहेगा तो क्या मारिएगा? 9.46 गुणे 10⁻13। अगर मीटर में रहेगा तो 9.46 गुणे 10⁻15, ठीक। किसके बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष के बराबर इतना होता है, ठीक। अब आगे चौथा, लंबाई के मात्रक। अब लंबाई के भी बहुत सा मात्रक होता है, लेकिन आप तो खाली जानते हैं मीटर। तो देखिए होता है मीटरे, लेकिन सब का अलग अलग मतलब मापन पद्धति की कितने कितने किसके बराबर होते हैं। तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। कितना होता है? डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन दे देगा 10⁻−9, 10⁻−10, 10⁻−6, 10⁻−3। तो आपको क्या मारना है? 10⁻−10 मीटर, ठीक है। उसी तरह एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर, ठीक। एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻−6 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻−3 मीटर। और एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻−2 मीटर या 1/100 मीटर। उसी तरह एक किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, जो आप भी जानते होंगे, या 10⁻3 इसी को लिख सकते हैं 10⁻3 मीटर। फिर जी में आपका है 1 मेगामीटर। तो 1 मेगामीटर किसके बराबर होता है? 10⁻6 मीटर के। फिर है 1 गीगामीटर जो 10⁻9 मीटर के इक्वल होता है। एक टेरोमीटर जो 10⁻12 मीटर के इक्वल होता है। ये सभी जो आपको बता रहे हैं ना, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल बताएंगे, उस न्यूमेरिकल में भी इसका यूज है। इसके अलावा आपको डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इतना लिखा दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको आने में इस चैप्टर से किसी भी प्रश्न बन जाए, कोई भी प्रश्न अगर एंट्रेंस एग्जाम में बन जाए तो आपसे छूटे नहीं। इसलिए मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद लग रहा है ना बाबू, तो
प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एक बात यह भी है कि आप लोग को ये जो पीडीएफ दिख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे डायरेक्ट मिल जाएगा नोट्स के रूप में। आप लोग टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा स्टडी सुपर ऑलराउंडर, मेरा टेलीग्राम चैनल खुलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.4 गुने 10⁻15 मीटर होता है। अब उसी तरह लंबाई का तो देख लिया, अब द्रव्यमान के भी ढेर सारा मात्रक होता है। देखिए द्रव्यमान की केजी होता है, लेकिन अब किसके कितना इक्वल है जो देख लेना है, ठीक। 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10⁻−10 केजी, ठीक। 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10⁻−6 केजी। 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻−3 केजी। 1 कुंटल बराबर, जो आप लोग भी जानते होंगे, 10⁻2 केजी या 100 केजी। कुछ 100 केजी, सब बोलते हैं ना कि 100 केजी यानी 1 क्विंटल हमको धान देना है इसको, या कुछ भी रहता है ना, तो क्या बोलते हैं कि 100 केजी किसके बराबर होता है, 1 क्विंटल के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन किसके इक्वल होता है, 1000 केजी के, यानी 10⁻3 केजी के, ठीक, 10⁻3 केजी के। अब उसी तरह समय के कुछ मात्रक हैं। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻−12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻−9 सेकेंड। नैनो जहाँ पर ही रहेगा तो समझ लीजिएगा कि उसका ऊपर 9 पड़ेगा पावर, ठीक। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻−6। माइक्रो भी जहाँ रहेगा, कहीं भी माइक्रो रहे तो समझिएगा ऊपर क्या पावर पड़ेगा, 6। 1 मिली सेकेंड बराबर 10⁻−3 सेकेंड, ओके। तो ये सभी आपके जो मात्रक थे इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल में आपको यूज है इसका, ठीक। अब देखिए माध्य और दिवस क्या होता है, माध्य सौर दिवस क्या होता है। तो एक वर्ष के सभी सौर दिवसों का औसत, एवरेज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, को माध्य औसत दिवस कहते हैं, ठीक। माध्य औसत दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि माध्य दिवस कितने सेकंड के बराबर होते हैं, तो 86,400 सेकंड के, ठीक। अब आगे समझिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मापांक या मांक भी इसको कहते हैं, ठीक। तो वर्नियर पैमाने के एक भाग की लंबाई, क्या, वर्नियर जो पैमाना है उसका एक भाग की लंबाई मुख्य पैमाने के एक भाग के लंबाई से कौची होता है, कम होता है। इस अंतर को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम मापांक कहते हैं। और वर्नियर पैमाने का अल्पतम मापांक बराबर होता है, सूत्र आपका, मुख्य पैमाने के भाग का लंबाई बटा वर्नियर पैमाने पर मुख्य भागों की संख्या, ठीक। और इसका अल्पतम मापांक है जो कितना होता है, 0.02 मिलीमीटर। ये आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न इस टॉपिक से, ठीक। या तो सूत्र पूछ सकते हैं, या तो सूत्र का यूज न्यूमेरिकल में आएगा तो न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। दूसरा अगला टॉपिक जो है आपका है वो पेंच मापी है। क्या है, पेंच मापी या स्क्रू गेज। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये पेंच मापी टॉपिक से, ठीक। तो इसीलिए इसको हम बता दिए। यानी कि जितने भी आपके पिछले ईयर या इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं उस सभी टॉपिक को मैं क्लियर किया हूँ इस वीडियो में। और इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बने उसको भी क्लियर किए, न्यूमेरिकल बने उनको भी हम क्लियर किए। यानी कहें तो इस वीडियो का अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो इस चैप्टर को कहीं और आपको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक चैप्टर का पूरा या संपूर्ण वीडियो ये है। अगर इतना आप देख लेते हो तो इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कहीं पूछा नहीं जा सकता। तो देखिए पेंच माप, इसका उपयोग बहुत छोटी लंबाई, कुछ बहुत छोटा रहेगा, तब इस तरह के लंबाई को मापने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, स्क्रू गेज का, यानी पेंच मापी का। साधारण जो पेंच मापी का चूड़ी अंतराल है वो किसके इक्वल होता है, 0.1 सेंटीमीटर के, ठीक। जो कि आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल में यूज होंगे। अच्छा आगे देखिए सार्थक अंक का नियम। आप लोग को बता दें कि सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं। जैसे 10 के घातों का सार्थक अंक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 8.2 गुने 10⁻3 है, तो इसका सार्थक अंक कौची हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 2, क्योंकि सिर्फ 8.2 को गिना जाएगा, ठीक ना। 10⁻3 को कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है।
यानी अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ देगा कि 8.2 गुने 10⁻³ का सार्थक अंक क्या होगा, तो कितना मारिएगा 2। सिर्फ 8 और 2 को आप गिन दीजिएगा, 10 को गिनना नहीं है, जिसके ऊपर घात लगा हुआ है उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह 9.43 में भी देखिए, तो 9.43 को सिर्फ गिनना है, 10 के घात वाला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसका कोई यूज ही नहीं है। दूसरा सार्थक अंक का नियम है कि दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य सार्थक होते हैं। यानी अशून्य अंक मतलब कोई चीज जो मतलब अंक है, उस अंक के बीच में अगर शून्य आ गया, क्या आ गया, शून्य आ गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, सार्थक अंक में गिनती हो जाएगा। अगर वही बात रहता कि शून्य पहले रहता, 5 इधर रहता, तो उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं रहता। यानी दो गो अंक के बीच में अगर शून्य रह गया तो उसका वैल्यू है, वो सार्थक अंक में गिनती होगा, और अगर उसके पहले है तो उसका कोई गिनती नहीं होगा। ठीक, तो देखिए इसमें देखिए 50.002 में 1 2 3 4 5 गो टोटल अंक हो गए, क्योंकि ये लास्ट में तो 2 अंक ही हैं, तो ये अंक के बीच में ना है सब शून्य, तो ये भी सार्थक अंक हो गया। यानी इसमें टोटल सार्थक अंक कितना हो गया, 5। अच्छा, 82.006 में इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 6 गो हैं, क्योंकि 82 भी जो है ये अंक ही हैं, फिर इधर लास्ट में 6 भी अंक है और बीच में 0 है, तो फिर बीच में रहेगा तो सब है ना, गिना जाएगा। हाँ, तो इसका सार्थक अंक कितना हो जाएगा, टोटल 6 है तो 6 हो जाएगा। अच्छा, तीसरा नियम जो है आपका सार्थक अंक का वो है कि यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक सार्थक होंगे। ये बात हम अभी आपको बताए थे कि अगर अंक के पहले शून्य रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है सार्थक अंक में, यानी सिर्फ अंक को फिर गिना जाएगा। तो इसमें भी देखिए कि दशमलव है, दशमलव बिंदु के पहले शून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक को छोड़कर सभी अंक सार्थक होंगे। जैसे आप देखिए कि सिर्फ 2 4 इसमें अंक है, इसके पहले 0 है, तो फिर इसको 0, इसके पहले वाले 0 को नहीं गिना जाएगा, यानी सार्थक अंक इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह 0.07854 है, तो इसमें देखिए इसमें 7854 जो है सिर्फ अंक है, डिजिट है, और बाकी अशून्य है, सॉरी, और बाकी शून्य है, यानी 0 है, तो उसको इसके पहले वाले अंक के पहले वाले को गिनेंगे शून्य को, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, यानी कि टोटल अब के गो रह गया, 2 2 4 हो, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह चौथा जो आपका है, चौथा नियम है कि यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक को भी सार्थक अंक में गिनेंगे। अभी आपको हम क्या बताएं कि कोई अंक के पहले रहेगा तो उस शून्य को नहीं गिना जाएगा, लेकिन अगर कोई अंक के बाद रहा तो उसको गिना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 8.0024, 2 4 के बाद भी एगो लास्ट में 0 है तो इसको भी गिना जाएगा, और बीच में भी है उसको भी गिना जाएगा, सिर्फ पहले वाला को नहीं गिना जाएगा। तो इसमें टोटल की इतना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यानी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 6। उसी तरह 4.00240, इसमें भी देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 हुए, तो टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 7। अब देखिए सार्थक अंक को आप समझ लिए, क्योंकि सार्थक अंक से आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि इसका सार्थक अंक कितना है, तो आपको बता देना है। अभी जो नियम बताए हैं इन नियम को कंप्लीट कर लेते हैं, 4 नियम, तो इससे ज़्यादा आपके प्रश्न एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक, अब देखिए अपेक्षिक त्रुटि। अपेक्षिक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा ए माध्य बटा ए माध्य, जहाँ डेल्टा ए मीन माध्य है, यानी मीन इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, माध्य। डेल्टा ए माध्य बराबर क्या होता है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह जितना भी रहेगा उतना AN, डेल्टा AN अब बटा N, टोटल कितना है जो। और प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि को देखिए, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल्टा A माध्य बटा A माध्य गुने 100। अब आगे देखिए निरपेक्ष त्रुटि। माना, ये सब सूत्र अभी आप याद कर लेंगे, जितने भी हैं उनको याद कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इनसे ही बनेगा, आप ये सभी सूत्र का यूज से ही। अच्छा, निरपेक्ष त्रुटि समझिए। माना किसी राशि को इन मापनों के मान क्रमशः A1 A2 A3 अगर ऐसा दिया रहेगा तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या होता है,
डेल्टा ए वन बराबर ए वन माइनस ए माध्य होता है। ठीक, उसी तरह ए टू निकालना रहेगा तो ए टू माइनस ए माध्य कर देंगे, जो निकालना रहेगा उतना माइनस ए माध्य कर देंगे। ठीक, जहाँ पर ए माध्य बराबर सिग्मा पावर एन बटा आई बराबर वन या ए आई बटा एन। ठीक, अच्छा, अब इस चैप्टर से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उनको एक बार देख लीजिए। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है, इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि कृपया इसे समझ लें। ठीक, अगर समझ लेते हैं तो आप लोग को बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, यहाँ पे जो प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका है 0.0001 0.0001 में कितने सार्थक अंक है। तो अभी आपको सार्थक अंक के नियम बताए हैं, हम सार्थक अंक के नियम बताए हैं ना आप लोगों को। तो सार्थक अंक के नियम बताए थे कि अगर कोई भी अंक के पहले जितना भी शून्य रहेगा तो उसको गिना नहीं जाता है, तो सिर्फ अंक को गिनेंगे। तो एक है तो एक ही बार है सिर्फ, तो इसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, एक। उसी तरह 2.000004 में कितने सार्थक अंक हैं। तो हम बताए थे कि अगर दो अशून्य अंक यानी कि 2 और 4 ये शून्य नहीं ना है, तो शून्य नहीं है और इसके बीच में अगर शून्य रहेगा तो सबको गिना जाएगा। तो टोटल क्या हुआ है, 8 हुआ है, तो सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 8। ठीक, चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या की बात करें तो 4 है, क्योंकि अशून्य अंक के पहले वाला तो शून्य गिना नहीं जाएगा, बीच वाला गिना जाएगा, लास्ट वाला तय हो गया। 6050 टोटल के गो हो गया, 4 गो हो गया, यानी सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह पाँचवा, यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 × 10 kg है, तो यूरेनियम के परमाणु द्रव्यमान कोटि मान में होंगे। तो देखिए, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो डायरेक्ट 3.7 × 10⁻⁻25 kg जो दिया था उसको सबसे पहले ये देखना है कि 3.14 से बड़ा है या छोटा है। तो आप बताइए, छोटा है ना, तो छोटा रहेगा तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे इसके पावर में। तो 10⁻⁻25 प्लस 1 कर दिए, तब प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी 25 में से 1 घटेगा तो -24 आ गया, यानी 10⁻⁻24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, छठा प्रश्न देखिए, संख्या इतना का कोटि मान। तो कोटि मान मैं आगे बताऊंगा, ऐसे अगला जो चैप्टर है उसमें बता दूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोटि मान नहीं बता पाए, क्योंकि टाइम बहुत वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए सॉरी। अगला चैप्टर में मैं आपको बता दूंगा, कन्फर्म है कि बता दूंगा, तो बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो इस क्वेश्चन को अभी छोड़िए, आगे देख लीजिए। ऐसे ऑप्शन इसका टिक कर दिए कि कौन होगा, लेकिन बाद में आपको हम समझा देंगे कि क्या होता है। ठीक, ऐसे बताइए तो हम बता देते हैं अभी। ठीक, बता देते हैं। देखिए, कह रहा है संख्या 0.00006 का कोटि मान होगा। तो देखिए, जो संख्या दिया हुआ है 0.00006, इसमें देखिए कि दशमलव के बाद कितना टोटल अंक है, तो 6 गो है। तो 6 लास्ट में था, उसको 6 लिख दिए, गुना कर देंगे टोटल के अंक, दशमलव के पहले वाला को नहीं, दशमलव के बाद वाला को जितना अंक है उसके ऊपर माइनस पावर बैठा देंगे। तो टोटल 6 को था, तो 10⁻⁻6 लिख दिए। अब देखेंगे हमें कि जो 6 है वो 3.14 से बड़ा है कि छोटा है। अगर बड़ा रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे, अगर छोटा रहेगा तो जोड़ देंगे। तो देखें कि छोटा है तो छोटा ना है जी, बड़ा ना है जी, तो कौन सी करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो यानी 10⁻⁻6 प्लस 1 कर दिए, तब माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी 10⁻�5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, सतमा, ऐसे हम इस टॉपिक को अगला चैप्टर में जब बताएंगे तो डिटेल से बता देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन को देखिए, करा एक कागज की मोटाई 0.0542 सेंटीमीटर है, मापन में सार्थक अंक होंगे। तो देखिए, यहाँ पे सार्थक अंक टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 5 4 2 सिर्फ ना हो है इसमें सार्थक अंक, और बाकी इसके पहले शून्य का कोई वैल्यू नहीं, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाठ्यांक सर्वाधिक शुद्ध है, तो सर्वाधिक शुद्ध जो है केजी वाला। ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि 3 को जब ग्राम में दे ले है, इस तरह से तुक्का भी कभी मारना बाबू, अगर 3 ग्राम में है तो वो केजी में तो ही ना होगा। तो सर्वाधिक शुद्ध कौन है, 4.5 kg। ठीक,
कोई कण 15 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करता है तो उचित सार्थक अंकों में इसका कण की चाल होगी। तो चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटे समय होता है। दूरी आपका है 1.368 मीटर और आपका समय है 15। तो इतना से भागा डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 91 मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अच्छा 10वां प्रश्न देखिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटि मान है। अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछेगा तो हम अभी बताएं कि 3.14 से देखना है आपको कि बड़ा है कि छोटा है। तो 3.14 से बड़ा है ना। तो 3.14 से बड़ा है तो इसमें कुछ हो जाएगा 5 + 1 यानी 1 जुट जाएगा। ठीक, यानी 10⁻6 किलोमीटर। उसी तरह अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर, 4270 का कोटि मान है। तो देखिए 4270 का कोटि मान हमको पता करना है। तो कोटि मान ज्ञात करने के लिए हम अभी आपको बताए हैं कि सबसे पहले इसका घात के रूप में बदलना है। तो घात के रूप में बदलेंगे तो 4.270 × 10⁻3 घात के रूप में बदल लिए, चेंज कर लिए। अब देखेंगे कि इसमें 3.14 से बड़ा है तो हाँ बड़ा है, तो कुछ कर देंगे एक जोड़ देंगे। तो जोड़ दिए तो 10⁻4 हो गया इसका राइट आंसर। अच्छा 12 नंबर प्रश्न देखिए, एक विद्यार्थी मीटर पैमाने से किसी डोरी की लंबाई 75.5 मीटर सेंटीमीटर नापता है। फिर से सॉरी, एक विद्यार्थी जो है वो मीटर पैमाना उसके पास है, उससे किसी डोरी की लंबाई जो है 15.5 सेंटीमीटर नापता है तथा दूसरा विद्यार्थी स्क्रूज से तार का व्यास 0.755 मीटर 0.755 सेंटीमीटर नापता है, तब यथार्थता होगी। यानी इसका यथार्थता कितना होगा तो समान होगा इसलिए क्योंकि पैमाना में है तब। ठीक। 13वां क्वेश्चन देखिए कि किसी स्क्रू गेज, अभी बताए थे स्क्रू गेज क्या होता है। किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर, पीछे जितना थ्योरी बताए ना अगर उसको समझ लिए होंगे तो टोटल प्रश्न आपसे बन जाएगा। मेरा कन्फर्म आप लोग से वादा कर रहे हैं कि टोटल बन जाएगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ लिए, वो सब जो आपको मान बताए थे वो याद कर लिए, तो उससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा 13 नंबर प्रश्न देखिए करा है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है। यदि पेंच की चूड़ी अंतराल 1 मीटर हो तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक होगा। तो अल्पतमांक का हम सूत्र बताए थे कि पेंच की चूड़ी अंतराल बटे स्क्रूज के शीर्ष पर बने भागों की संख्या। तो यही सूत्र पर रख दीजिए। देखिए पेंच की चूड़ी अंतराल कितना दे 1, स्क्रू गेज के शीर्ष पर बने भाग की संख्या कितना है 50, इसे भागा दे दिए तो आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ठीक। अच्छा 14वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी सार्थक अंक अधिक होता है, इसलिए होता है। आप भी जानते होंगे क्योंकि पीछे हम थ्योरी में बता चुके हैं। अच्छा पिछट त्रुटि का कारण है। तो देखिए पेंच का ढिबरी में ढीला हो जाना ही क्या है, पिछट त्रुटि का कारण है। आपसे पिछट त्रुटि हम इस चैप्टर में टॉपिक नहीं बताए थे, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव बन रहा था तो इसको ले आए। ठीक। पिछट त्रुटि का कारण क्या है, पेंच के ढिबरी में ढीला हो जाना। और पिछट त्रुटि से इससे ये प्रश्न निकला हुआ और कोई पूछेगा भी नहीं, तो डायरेक्ट प्रश्न ही ले आए। ठीक। 16वां देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक आयताकार तख्ते की लंबाई इतना मीटर है तथा चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, तो तख्ते का क्षेत्रफल उचित सार्थक अंकों में होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को मीटर में चेंज कर देना है या दोनों को सेंटीमीटर में। तो मीटर में चेंज कर दीजिए और क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और जो क्षेत्रफल आएगा उसको सार्थक अंक में चेंज कर दीजिए। ठीक। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है। इसके किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक जो है 2.7 सेंटीमीटर है। आया तथा वर्नियर का 5वां चिन्ह मुख्य स्केल के किसी चिन्ह के सीधे में पाया गया, वस्तु की लंबाई होगी। तो देखिए वस्तु की लंबाई में इस तरह के अगर प्रश्न आपसे पूछ देगा तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पाठ्यांक और उसमें क्या जोड़ देना है, पाठ्यांक में आपको कितना चिन्ह का मुख्य स्केल का वर्नियर था तो उस 5वां था तो 5 जोड़ देंगे और गुना किससे कर देंगे, अल्पतमांक से। ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रू गेज का मुख्य पैमाना मिलीमीटर में
आंशांकित है तथा वृत्तीय पैमाने पर 100 बराबर भाग है, उस तार का व्यास क्या होगा जिसको स्क्रूगेज के दोनों स्टैंड के बीच रखने पर मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 3 चिन्ह तथा वृत्तीय पैमाने पर 60 चिन्ह आता है। तो डायरेक्ट इसको बना लीजिएगा। अगर बनाइएगा तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, 0.042 सेंटीमीटर। ठीक। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 माइक्रोन तथा उसके मिलीमीटर में व्यक्त किया जाए तो इसके सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर मिलीमीटर में आपको जो मान पीछे बताए थे ना, उसके आधार पर मिलीमीटर में चेंज करिएगा, आप फिर देखिएगा कि सार्थक अंक कितना है, तो 5 गो रहेगा। ठीक, यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5। 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होता है। कितना माइक्रो सेकेंड होता है? 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होता है। ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या कितना होता है? जो आपको पीछे भी बता चुके हैं, 10⁻4 एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का। किसका? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का जो मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक। 23 नंबर प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? तुल्य माने कौन सी होता है? बराबर है। तो 10⁻9 mm के, यानी मिलीमीटर के। लीटर किस पद्धति का मात्रक है? तो मीट्रिक पद्धति का। किसका है? मीट्रिक पद्धति का। 25वां क्वेश्चन, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है एसआई पद्धति में। किस पद्धति में? एसआई पद्धति में, क्योंकि आपको हम बताए थे कि वैद्युत धारा का मात्रा क्या है? एम्पियर है, जो किस पद्धति में था? एसआई पद्धति में। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतम माप क्या होता है? अच्छा, बर्नियर कैलिपर्स जिस समय हम पढ़ाए थे अल्पतम मापांक, उस समय बताए थे ना कि इसका कितना होता है? तो 0.02 मिलीमीटर होता है। ठीक। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्क्रूगेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेंच सिद्धांत पर। कौन सिद्धांत पर? पेंच सिद्धांत पर, या स्क्रू भी उसको बोलते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्य का सीजीएस मात्रक था। कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक वो होता है अर्घ होता है। क्या होता है? अर्घ होता है। सूरज भगवान को अर्घ देने वाला नहीं बाबू, यहाँ कार्य के बात कर रहा है, तो ये अर्घ दूसरा होता है। ठीक। बल का सीजीएस मात्रक है, तो बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वो डाइन होता है। अब ये नहीं समझना कि दशहरा वाला डाइन, ये दूसरा डाइन है। ठीक ना। वैद्युत विभव का एमकेएस मात्रक है, तो वैद्युत विभव का जो एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति है, उसमें जो होता है इसका मात्रक वो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। तो ये 30 प्रश्न थे, और जितने भी इस चैप्टर के थ्योरी थे वो भी मैं आप लोग को बता दिया, और इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल थे वो भी सॉल्व करा दें। यानी इस चैप्टर को एक ही वीडियो में हम ख़त्म कर दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार ना समझ में आए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इस चैप्टर से प्रश्न आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। और मैं फुल गारंटी देते हैं कि अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। और अगर इस चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम अब आप अपने टेलीग्राम को ओपन कीजिएगा और टेलीग्राम पे सर्च मारिएगा स्टडी सुपर ऑलराउंडर, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आ जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप नोट्स वहाँ पे भी ले सकते हैं। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।